पिछले 10 मई को शुरू हुई चारधाम यात्रा आज अपने 5वें दिन के पड़ाव को पूरा कर चुकी है। यानी यात्रा को शुरू हुए 5 दिन हो चुके हैं और यात्रा के शुरुआती 4 से 5 दिनों में जिस तरह की अव्यवस्थाएं उजागर हुई हैं, उनके लिए सरकार को अलग से किसी बहुत ही ठोस कार्य योजना पर काम करने की जरूरत है। अन्यथा भविष्य में चारधाम यात्रा से जुड़ी चुनौतियों में बढ़ोतरी होगी और सरकार के लिए एक परेशानी का सबब बन जाएगी। आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड में होती जरूर है, लेकिन ये यात्रा राष्ट्रव्यापी है और यहाँ बंगाल से, महाराष्ट्र से, गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और यहाँ चारधाम की यात्रा करते हैं। चारधाम की यात्रा आज नई नहीं है, हजारों वर्षों से चारधाम की यात्रा चल रही है और अब सरकार के लिए बिल्कुल सही और उपयुक्त समय है कि इसके लिए एक ठोस मैकेनिज्म की तैयारी की जाए। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का अभिप्राय मेरा ये है कि मैं सरकार को पूरी तरह से एक सजेस्टिव अपनी स्टोरी पेश कर सकूं कि आपको इन परिस्थितियों से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं जितना मेरा सोचने समझने की शक्ति है मैं उतनी बात अपनी स्टोरी में रखूंगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा कि चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार को किन किन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। चारधाम यात्रा का 5वें दिन का पड़ाव आज लगभग पूरा हो गया है और जब ये यात्रा शुरू हुई तो केदारनाथ में जब आप 10 मई की सुबह 7 बजे कपाट खोले गए तो उस समय आपने देखा होगा कि वहां भीड़ का क्या आलम था। किसी तरह से वहां नियंत्रण हुआ, लेकिन जब यमुनोत्री की बारी आई तो यमुनोत्री में भीड़ बेहताशा आ गई और यमुनोत्री में भीड़ को नियंत्रण करना यानी श्रद्धालुओं को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो गया। यमुनोत्री से डराने वाली तस्वीरें आई और वो तस्वीरें भयभीत करती थी और उनको देखकर ये लगता था कि ये जो भीड़ आई है ये किसी मैकेनिज्म से नहीं आई है, ये भीड़ स्वतः स्फूर्त है और अपने आप ही उत्तराखंड में प्रवेश करके यहाँ धामों में पहुंच गई है। लेकिन कुछ भी हो, कोई भी सरकार होती है तो जो बुरे नतीजे होते हैं वो हमेशा सरकार के हिस्से में रहते हैं और अच्छे नतीजे कोई सरकार को क्रेडिट देने के लिए राजी नहीं होता। लेकिन ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी कि यहाँ बुरा होते होते बचा। चारधाम यात्रा में यमुनोत्री धाम का जो पैदल वाला मार्ग था 4 से 5 किलोमीटर का, वहां पर इतनी अव्यवस्थाएं थी कि घोड़े, खच्चर और यात्रियों से लेकर के बच्चे, बूढ़े, जवान, तमाम यात्री और तमाम घोड़े, खच्चर, जानवर, डोली वाले, डंडी कंडी वाले सब वहीं पर खचाखच भरे थे। शुक्र करिए कि यमुनोत्री माँ का आशीर्वाद रहा और वहां किसी तरह का कोई हादसा पेश नहीं आया। ऐसा ही हाल केदारनाथ में, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि केदारनाथ के भी आपने वो बहुत सारे विजुअल देखे होंगे और इस समय आप केदारनाथ के कुछ विजुअल यहाँ पर देख भी रहे होंगे। भीड़ बहुत थी और भीड़ के साथ साथ नियंत्रण करने की क्षमता और संसाधन कम पड़ते दिख रहे थे। इस समय भी आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पर जो यमुनोत्री धाम के जो ये विजुअल चल रहे हैं ये बेहद डराने वाले हैं। ऐसे विजुअल, ऐसा सीन किसी तरह से कोई क्रिएट ना हो, इसके लिए सरकार को एक ठोस प्लान तैयार करना होगा। इसी दिन गंगोत्री में भी कपाट खोले गए। गंगोत्री में भी उसी तरह का दृश्य था। भक्तों की भीड़ इतनी पहुंच गई थी कि उसके लिए उनको रोकना, प्रशासन के लिए रोकना टेढ़ी खीर बन गया था। उत्तरकाशी प्रशासन के लिए तो दोहरी चुनौती थी। पहले यमुनोत्री धाम के कपाट खुले और फिर गंगोत्री धाम के कपाट खुले। दोनों धाम के कपाट उत्तरकाशी में खुलने के बाद प्रशासन की शक्तियां और अधिकार और संसाधन आधे आधे बढ़ गए। रुद्रप्रयाग, केदारनाथ में था कि रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन का पूरा अमला वहां पर लगा दिया गया था। इसके बाद 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, वहां भी अव्यवस्थाओं का बोलबाला था और ये अव्यवस्थाएं मानव जनित थी। जरूरत से ज्यादा श्रद्धालुओं का आना, व्यवस्थाओं का धड़ाम होना, ये सारी चीजें इस बात की ओर इशारा करती थी कि यहाँ पर एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। आपने बद्रीनाथ की तस्वीरें भी देखी होंगी और अगर नहीं देखी तो इस वक्त देख लीजिए कि बद्रीनाथ धाम में भी भीड़ का जो आलम था वो वाकई इस तरह का था कि उसको वहां भीड़ जमा होने से पहले इस यात्रा को ऑटो मोड पर लाना होगा ताकि उतने ही यात्री वहां पर जाएं जितने जरूरी हैं, उतने ही यात्री किसी धाम में जाएं जितना उस धाम की वहन करने की क्षमता है। अब मैं आपको बताता हूं कि सरकार को इन चारों धामों की यात्रा के लिए किस तरह के मैकेनिज्म पर काम करना चाहिए। सबसे पहले अमरनाथ श्राइन बोर्ड है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड को आप देख सकते हैं, वहां पर किस तरह से यात्रियों का आना जाना होता है। वहां भी बड़ी संख्या में यात्री जाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि माता वैष्णो देवी के दरबार में बहुत सारे लोग जाते हैं, हर साल जाते हैं, बड़ी लंबी यात्रा करते हैं। वहां पर मैकेनिज्म क्या है? वहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। वहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिसका है वही
वहां पर उधर उस पूरे कैंपस में प्रवेश करता है। अन्यथा जिस स्थानों पर, जिन जिलों में वहां पर यात्रा वैष्णो देवी की और अमरनाथ की यात्रा चलती है, वहां पर किसी भी यात्री को उस निर्धारित संख्या से ज्यादा जाने ही नहीं दिया जाता। वहां पर 2 अलग अलग ऑटोनोमस बोर्ड हैं जो यात्रा का संचालन करते हैं और उसमें बहुत ही प्रभावशाली अधिकारी यानी मुख्यमंत्री के सचिव, गवर्नर के सचिव, वो उसको हैंडल करते हैं ताकि सरकार की एक ताकत वहां बोर्ड को मिली रहे और किसी तरह की जिला प्रशासन की तरफ से कोई गतिरोध किसी तरह का उत्पन्न ना हो। आप अगर तिरुपति बालाजी जाते हैं, वहां भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और उस व्यवस्था को भी यहाँ पर अडॉप्ट किया जा सकता है। अगर इन व्यवस्थाओं को भी अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, करना नहीं चाहती है उत्तराखंड सरकार, तो इसमें कुछ और चीजों को में रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक देवस्थानम बोर्ड बनाया था और वो तीरथ सिंह रावत ने आते ही जब वो मुख्यमंत्री बने उसको भंग कर दिया था और उसको निरस्त कर दिया था। वो बोर्ड किस तरह का था, अच्छा था या बुरा था, क्योंकि उसके परिणाम सामने आने से पहले ही उसके वजूद को मिटा दिया गया। इसीलिए देवस्थानम बोर्ड कैसा था कैसा नहीं था, इस पर अब कोई चर्चा, किसी तरह की चर्चा अब शेष नहीं रह गई है। कुल मिलाकर ये होना चाहिए, अगर यहाँ पर चूंकि यात्री बहुत आता है, पिछली बार भी 52-54 लाख यात्रियों ने 4 धाम की यात्रा की। ये मामूली यात्री संख्या नहीं है, ये इतनी बड़ी संख्या है। अगर 6 महीने की यात्रा ना हो तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और सरकार को चाहिए कि जो यात्री आ रहे हैं वो ऑनलाइन पंजीकरण के साथ साथ जो 55 साल से ऊपर के हैं, वो जो एडवाइजरी जारी की थी कि शारीरिक फिटनेस का प्रमाण पत्र लेकर आए, वो केवल एडवाइजरी नहीं होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी होना चाहिए, उसे आवश्यक बना देना चाहिए। वो एक आवश्यक शर्त होनी चाहिए कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, आपका फिजिकल फिटनेस का एक सर्टिफिकेट ऑनलाइन जहां पर रजिस्ट्रेशन करेंगे वहीं पर एक विंडो होगी, आपको वहीं पर वो पेस्ट करना पड़ेगा, वहीं पर वो अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जिस दिन का स्लॉट मिलेगा उस दिन के स्लॉट के हिसाब से ही आप राज्य में प्रवेश करेंगे। अन्यथा राज्य में प्रवेश करने के बाद एनआरकी होती है और यहाँ पुलिस बल और सरकारी सिस्टम यात्रियों को रोकने में पूरी तरह से असफल हो जाता है। इसलिए राज्य में उसकी एंट्री होनी चाहिए। राज्य के हमारे जितने नाके हैं, जैसे नारसन बॉर्डर है, इधर पोंटा साहिब है, इधर डाटकाली मंदिर है जहाँ जो सहारनपुर से आता है, उधर कोटद्वार वाला एरिया है, और तो ये सारे जो 4-5 पॉइंट हैं, यहाँ पर एक बहुत ही इंटीग्रेटेड सिस्टम यहाँ पर लगाया जाना चाहिए जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, फिजिकली फिटनेस का प्रमाण पत्र अपलोड है और उसका कौन से दिन का कौन से धाम का स्लॉट है, उसी धाम के रास्ते पर उसको अंदर एंट्री करवानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी का स्लॉट यहाँ पर बद्रीनाथ का है और पोंटा साहिब की तरफ से वो यमुनोत्री धाम में एंट्री कर जाए। नहीं, अगर आप बद्रीनाथ जाएंगे तो ऋषिकेश होकर ही जाएंगे, ये मैंडेटरी होगा। दूसरी बात यह है कि हर धाम में निर्धारित संख्या निर्धारित करनी पड़ेगी। अगर सरकार ये चाह ले कि इन चारों धामों की वहन क्षमता का एक परीक्षण, एक सर्वेक्षण कराया जाना जरूरी है, सर्वे कराने के बाद एक दिन में इस धाम में कितने लोग जा सकते हैं, उतने ही लोगों को गौरीकुंड से ऊपर एंट्री दी जाए और जो धाम बाकी तीनों धाम हैं, वो जो उनके चेक पॉइंट है जहां से एक यात्रा शुरुआत होने की बात होती है, वहां से आगे वही जाना चाहिए। वहन क्षमता को, केदारनाथ की वहन क्षमता कितनी है, कितना वो अफोर्ड कर सकता है, बद्रीनाथ की कितनी है, यमुनोत्री और गंगोत्री कितनी है, ये इसका एक मानक बिल्कुल तय होना चाहिए। इससे ज्यादा यात्री धाम के भीतर प्रवेश नहीं करने चाहिए। दूसरा, इसके लिए आपको हितधारकों से भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हितधारकों का अलग मसला है। होटलियर्स चाहते हैं भीड़ आए, इसके अलावा तीर्थ पुरोहित पंडित चाहते हैं चूंकि दक्षिणा मिलती है वो कि जितनी भीड़ आ सकती है आए, और यही सरकार पर दबाव बनाते हैं कि भीड़ पूरी आनी चाहिए। सरकार अगर निर्धारित करने की 1-2 बार पिछले कुछ सालों में कोशिश भी हुई तो इन लोगों ने उस कोशिश को नाकाम साबित कर दिया। तो इसलिए सरकार को ठोस स्टैंड लेने होंगे। राज्य में उस व्यक्ति की, उस तीर्थयात्री का प्रवेश हो जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और फिजिकली फिटनेस उसका अपलोड है, अगर एक उम्र से ज्यादा है, और बाकी लोगों का पूरा उस पर एक परिचय होना चाहिए, पूरे डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, कौन कहां से आया है, कब वापस आएगा, उसकी वापसी का भी तय होना चाहिए। अगर केदारनाथ बद्रीनाथ की दोनों की यात्रा करनी है और 2-2 दिन का उसका स्लॉट है, 2 दिन यात्रा पूरी करके उसको फिर उसका फोन नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, वहीं से जहां से उसका एग्जिट होगा वहां से उसको फोन किया जाना चाहिए आपकी यात्रा का समय पूरा हो गया है। अगर आप यात्रा मार्ग से कहीं दूर किसी पर्यटक स्थल पर जाकर एंजॉय करना चाहते हैं, अच्छे पर्यटन स्थानों पर जाना चाहते हैं, तो अलग बात है, अपनी लोकेशन आप यहाँ अपलोड करिए और 4 धाम यात्रा मार्ग से आप तत्काल हट जाइए। तो ये भी एक बड़ी सरकार को एक बड़ी राहत मिल सकती है। दूसरा, एक तो ये समय अवधि का मामला है, पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए, अनिवार्य भी ऑनलाइन होना चाहिए
ऑफलाइन बंद कर देना चाहिए। ऑफलाइन केवल उन्हीं लोगों के लिए हो जो ऑनलाइन नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी एक ऑप्शन होना चाहिए कि जब कोई उपाय नहीं बचा हो तभी वो सब चीजें होनी चाहिए। दूसरा, जैसा राज्य के बॉर्डर हैं, बॉर्डर पर इन सब चीजों को अनिवार्य रूप से कर देना चाहिए, जिसका रजिस्ट्रेशन है वही अंदर जाए। तीसरा क्या है, जैसे हितधारकों से बातचीत करने की मैंने बात बताई है, ये प्लान आपको वर्कआउट करना होगा और उत्तराखंड सरकार को प्लान वर्कआउट करना होगा, इसी से चुनौतियां कम होंगी। दूसरा, जो धाम के आसपास जो रहने के रहन सहन के जो एरिया हैं, बसेरे हैं या धर्मशालाएं हैं, टेंट कॉलोनियां हैं, उनका विस्तार करना होगा, लेकिन वो अस्थायी होनी चाहिए। वहां ऐसा नहीं, पक्के निर्माण से सरकार को वहां से बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर यात्रियों की निर्धारित संख्या ही चार धाम यात्रा को सुगम कर सकती है। इसके अलावा मुझे कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखता। और यात्रियों की संख्या निर्धारित करने के लिए उनका ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य होना, उनका जो उनकी समयावधि है उसके बीच में वहां से एग्जिट करना और चार धाम यात्रा मार्ग को छोड़कर कहीं और चले जाना, तभी इस चार धाम यात्रा को आप सुगम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ केवल संख्या का खेल है, संख्या बढ़ेगी, वहां को दुर्घटना होगी, सरकार की बदनामी होगी। और अगर संख्या निश्चित रहेगी, संसाधन भी पर्याप्त होंगे, पुलिस फोर्स पर्याप्त होगा, चिकित्सक पर्याप्त होंगे, तो ये सारी चीजें इस तरह की हो जाएंगी कि एक मुकम्मल व्यवस्था के तौर पर यहाँ एक मैकेनिज्म उभर करके सामने आएगा। तो सरकार को इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए और एडवाइजरी की जगह डायरेक्शन यानी निर्देश जारी करने चाहिए, आदेश जारी करने चाहिए। इतनी बड़ी भीड़ में एडवाइजरी कोई नहीं सुनता है। तो इन चीजों पर मेरे ख्याल से सरकार को काम करना चाहिए, तभी चार धाम यात्रा सुगम हो पाएगी।